कभी कभी ना ऐसा लगता है कि काश काश इंसानी जज्बातों को समझने के लिए भी कोई एक्सरे मशीन होती। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बहुत सुकून देने वाला ख्याल है ना। जैसे मान लीजिए शरीर की कोई हड्डी टूटी हो तो एक्सरे फिल्म पर वो सफेद लकीर एकदम साफ दिख जाती है। है। डॉक्टर तुरंत कह देता है कि हाँ यहाँ दिक्कत है। बिल्कुल, और इलाज शुरू हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट, कोई उलझन नहीं होती उसमें। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में और खास तौर पर जब बात इस मानव मनोविज्ञान की हो ना, भावनाओं के उस गहरे भंवर की, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती है। एकदम सही कह रहे हैं। वहां पहुंचकर अचानक सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाता है, हाँ। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम लोग ठीक ऐसे ही एक धुंधले, उलझे हुए और बेहद जटिल मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही खास है। धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना गुनाहों का देवता। सही कहा। और उसके 8वें भाग का एक अंश आज हमारे सामने है। मेरा मतलब है, ये पन्ने सिर्फ एक कहानी बयान नहीं करते, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दिखाते हैं कि कैसे इंसान अपनी ही कमजोरियों पर, अपनी ही असुरक्षाओं पर पर्दा डालने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक तर्क कर लेता है। हाँ, वो चंदर, पम्मी, बर्टी और सुधा वाला जो हिस्सा है। बिल्कुल, इन चालों के बीच जो कुछ घट रहा है ना, वो असल में तर्क और पागलपन की एक बहुत ही बारीक और कह सकते हैं खतरनाक लड़ाई है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि यहाँ हर पात्र, हर कोई किसी न किसी स्तर पर खुद से ही भाग रहा है। हाँ, खुद से भाग रहा है। ये भावनाओं का एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहाँ पवित्रता और वासना आपस में टकरा रहे हैं। इंसान अक्सर सोचता है ना कि वो अपने दिमाग से अपनी भावनाओं को काबू कर लेगा। हाँ, हम सबको यही वहम होता है। लेकिन ये अंश साबित करता है कि जब भावनाएं गहराई में दबी हों तो तर्क सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाता है। तो चलिए इस मुखौटे के पीछे छिपे चेहरों को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है पम्मी के बंगले से। चंदर जब वहां पहुंचता है तो एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही है। पम्मी का पति बर्टी बाहर लॉन में बैठा है। हाँ, वो दृश्य बहुत ही अजीब है। उसने एक बहुत शानदार, एकदम सलीकेदार सूट पहना हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में झांकने पर जो पागलपन दिखाई देता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एकदम। ये जो बाहर का सलीका है और अंदर का विक्षिप्तपन है, यही इस दृश्य की सबसे बड़ी विडंबना है। बाहर से वो शानदार सूट पहनकर सामाजिक शिष्टाचार और सब कुछ सामान्य होने का दिखावा कर रहा है, जबकि अंदर का इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। बिल्कुल। बर्टी का ये विरोधाभास हमें बताता है कि मानसिक पीड़ा कभी भी अच्छे कपड़ों या बाहरी दिखावे से छिप नहीं सकती। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है जो चंदर को हैरान कर देता है। वो फूलों वाला बदलाव। हाँ, चंदर को डर था कि बटी अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से गुलाब के फूलों को बेरहमी से तोड़ेगा, अपनी भड़ास निकालेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बटी ने फूल तोड़ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और इसका कारण कोई भावनात्मक सुधार नहीं है, बल्कि उसने तर्क का इस्तेमाल किया है। अच्छा। उसने खुद को समझाया है कि पम्मी को इस तरह मानसिक पीड़ा देना गलत है। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। लेकिन यहाँ एक कैच है। बिल्कुल। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये तार्किक समझ उसे जरा भी शांति नहीं दे रही। हाँ, वो अब एक नए भ्रम में जी रहा है। वो इस भ्रम में पूरी तरह डूब चुका है कि पम्मी अर्जुन नाम के किसी व्यक्ति से प्यार करती है, और अगर वो व्यक्ति सिनेमा में दिखा तो बर्टी उसकी हत्या कर देगा। बाप रे, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए तो ये एक बेहद गहरा क्षण है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति अपनी गहरी भावनात्मक पीड़ा या किसी बहुत बड़ी असुरक्षा को सिर्फ तर्क के सहारे दबाने की कोशिश करता है ना, तो वो पीड़ा कहीं गायब नहीं होती। वो ऊर्जा के नियम की तरह है ना? बस अपना रूप बदल लेती है। एकदम सही समझे। बर्टी का बदलाव पूरी तरह से सतही है। उसने फूल तोड़ने की आदत छोड़ दी, जो उसकी हताशा का सिर्फ एक बाहरी लक्षण था। लेकिन असली बीमारी तो अभी भी वही है। हाँ, वो असुरक्षा और घुटन तो अभी भी अंदर मौजूद है। जब भावनाएं इस कदर दबी होती हैं तो तर्क इंसान को बचा नहीं पाता, बल्कि वो उस इंसान को एक नए और ज्यादा खतरनाक किस्म के पागलपन की तरफ धकेल देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है बर्टी के साथ। और इसी दमघोंतू माहौल में पम्मी एक ऐसी बात कहती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो हमदर्दी वाली बात। हाँ, वो चंदर से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। ये बहुत ही भारी वाक्य है। इसकी गहराई देखिए। पम्मी ने पिछले 3-4 सालों से सिनेमा, डांस, पार्टियों में जाना, हर वो चीज जो उसे खुशी देती थी, बिल्कुल बंद कर दिया है। उसने एक तरह से खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया है।
और वो भी महज बर्टी के प्रति हमदर्दी है नारायण। अब सोचिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर पर एक गहरा संक्रमित घाव है। उस घाव को साफ किए बिना बिना उसका असली इलाज किए किसी ने उस पर एक सुंदर सी बैंडेड लगा दी। अरे उसे तो घाव और सड़ जाएगा। वही तो, बाहर से लग रहा है कि घाव की देखभाल हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सहानुभूति उस घाव को और ज्यादा सड़ा रही है। बिल्कुल, सहानुभूति ने बर्टी को सुकून देने के बजाय उसके पागलपन को और गहरा कर दिया है। हाँ, पम्मी की ये बैंडेड काम नहीं आई। देखिए, हमदर्दी तब सच में एक बहुत बड़ा पाप बन जाती है जब वो समस्या की जड़ को खत्म करने के बजाय पीड़ित को उसकी पीड़ा में ही सहज महसूस कराने लगती है। सही कहा। पम्मी की सहानुभूति ने बर्टी को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि उसे असल में इलाज की जरूरत है। उसने फूल चुराने बंद कर दिए, अपनी आजादी खत्म कर दी। लेकिन क्या इससे बर्टी के अंदर का वो बुनियादी डर खत्म हुआ कि पम्मी उसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। इंसान है जिसके साथ बहुत गलत हो रहा है। और दूसरी तरफ पम्मी के लिए ये पाप इसलिए है क्योंकि इस हमदर्दी ने उसकी खुद की जिंदगी की सारी खुशियों को निगल लिया है। दोनों एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे उन्होंने खुद बुना है। हाँ, और ये जो खुद से झूठ बोलने की और अपनी असुरक्षाओं को किसी बड़े उसूल का नाम देने की आदत है ना, ये सिर्फ बर्टी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, पम्मी भी यही कर रही है। कहानी जब आगे बढ़ती है और बंगले का ये घुटन भरा माहौल पीछे छूटता है तो पम्मी और चंदर कार से सिनेमा के लिए निकलते हैं। कार चलाने की जिम्मेदारी पम्मी के हाथों में है। हाँ, और ये बंद कार की यात्रा अचानक से एक बहुत ही गहरे दार्शनिक संवाद में बदल जाती है। पम्मी एक कहानी का जिक्र करती है ना यार। हाँ, बाइबल की सलामे की कहानी। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। सलामे की कहानी का यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं है। तो क्या है? ये इस पूरे विमर्श का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, वो चंदर को बताती है कि कैसे सलामे ने अपने अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांग लिया था। इस कहानी के जरिए पम्मी असल में काम वासना या शारीरिक आकर्षण की उस भयंकर और विनाशकारी शक्ति को दर्शाना चाहती है जिसके सामने बड़े बड़े रिश्ते, मर्यादाएं और उसूल पल भर में खाक हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी बुनियाद पर वो विवाह जैसी संस्था पर एक बहुत तीखा प्रहार करती है। वो विवाह को क्या मानती है? उसका मानना है कि विवाह आदमी और औरत को एक दूसरे का मालिक बना देता है। विवाह से रिश्तों में एक अजीब सी विकृति आ जाती है जहां आजादी खत्म हो जाती है। और वो बौद्धिक मित्रता की वकालत करती है। हाँ, वो पुरजोर वकालत करती है कि पुरुष और स्त्री के बीच सिर्फ बौद्धिक मित्रता होनी चाहिए जिसमें वासना की कोई जगह न हो। बहुत ही आदर्शवादी बातें हैं। लेकिन एक पल रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। क्या सच में हर शादी सिर्फ मालिकाना हक और विकृति का ही नाम है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि पम्मी अपने खुद के टूटे हुए घुटन भरे विवाह के दर्द को, अपनी उस निजी हताशा को पूरी दुनिया पर थोप रही है। ये बहुत ही सही विश्लेषण है। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि वो खुद ये मानती है कि अधिकतर लड़कियों को वासना की एक हल्की सी झलक या गुदगुदी पसंद होती है। देखिए, पम्मी का ये पूरा नजरिया उस इंसान का नजरिया है जो गहरे आघात से गुजरा है। हाँ, ट्रॉमा है ये। क्या इंसान अक्सर अपने व्यक्तिगत कड़वे अनुभवों को पूरे समाज का सार्वभौमिक सत्य मान लेने की भूल नहीं करता? बहुत बार करता है। पम्मी असल में आजादी नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। उसका अपना विवाह पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर है। हाँ, उसका पति तो मानसिक रूप से अस्थिर है। उसकी अपनी जिंदगी में कोई ठहराव नहीं है, इसलिए वो अपने बचाव में पूरी विवाह संस्था को ही नकार देती है। और इसीलिए वो चंद्र की इतनी तारीफ करती है। बिल्कुल, वो बार बार चंद्र की पवित्रता की तारीफ करती है। क्यों? क्योंकि चंद्र वासना से परे है। और जो इंसान वासना से परे है वो पम्मी से कुछ मांगेगा नहीं। सही कहा, वो उस पर अपना अधिकार नहीं जताएगा। ये स्थिति पम्मी को एक बहुत गहरी सुरक्षा की भावना देती है, एक ढाल की तरह। हाँ, बौद्धिक मित्रता का उसका ये पूरा विचार असल में एक सुरक्षित चारदीवारी है, एक ऐसा किला है जहां उसे फिर से कोई भावनात्मक या शारीरिक चोट न पहुंच सके। मतलब वो असल में किसी महान दर्शन या उसूलों की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने डर की बात कर रही है। उसने अपने डर को दर्शन का चोला पहना दिया है। बिल्कुल, जब इंसान अपनी कमजोरियों का सामना नहीं कर पाता ना, तो वो उन्हें आदर्शों का नाम देकर खुद को महान साबित करने की कोशिश करता है। और ये बात कितनी सच है ये हमें अगले ही पल देखने को मिलता है। वो झील वाला दृश्य। हाँ, कार की ये वैचारिक और दार्शनिक बहस अचानक एक बहुत ही भौतिक और सच कहूं तो एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना में बदल जाती है। मैकपर्सन झील के किनारे। हाँ, वो लोग मैकपर्सन झील के किनारे पहुंचते हैं। रात का समय है, तारों की छांव है, कार के अंदर एक बहुत ही भारी खामोशी पसरी है। एक अजीब सा तनाव है वहां। पम्मी कार की लाइट जलाती है, चंदर उसे देख रहा है और फिर
बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक पम्मी चंदर को अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींच लेती है। अरे बाप रे! चंदर के भीतर जैसे बरसों से सोई हुई एक आग सी सुलग उठती है। उसका रोम रोम बेचैन हो जाता है। वो एक पल के लिए अपना सारा संयम खो बैठता है। और फिर? लेकिन इससे पहले कि चंदर कुछ समझ पाए या प्रतिक्रिया दे पाए, झटके से पम्मी उसे खुद से दूर धकेल देती है। ये पल इस पूरे आख्यान का मनोवैज्ञानिक चरम बिंदु है। ये वो क्षण है जहां सारे मुखौटे गिर जाते हैं। और दूर धकेलने के बाद पम्मी उससे कहती है कि वो रिश्तों में दूरी और पवित्रता पसंद करती है। अजीब विरोधाभास है। वो चंदर को हमेशा पवित्र ही देखना चाहती है। मतलब ये स्थिति बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह है। रबर बैंड? हाँ, किसी रबर बैंड को अगर धीरे धीरे खींचा जाए, बहुत तनाव तक खींचा जाए और फिर अचानक उसे छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत जोर से चोट करता है ना। हाँ बिल्कुल, दर्द होता है। पम्मी ने चंदर की भावनाओं के साथ ठीक यही किया है। चंदर के साथ शारीरिक रूप से कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी इस घटना के बाद उसका जो हाल होता है वो भयावह है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। हाँ, उसे डरावने सपने आते हैं, खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है जैसे अंधेरा कोई नागिन बनकर उससे लिपट रहा है। बहुत गहरा असर हुआ है उस पर। वो सपने में देखता है कि बिनती बुरी तरह रो रही है और सुधा जंजीरों में बंधी हुई है। अब सोचिए, चंदर इतना परेशान क्यों है? क्योंकि पम्मी ने उसे अपनी ओर खींचकर उसकी गहराई में दबे हुई भावनाओं को जगाकर और फिर अचानक झटके से दूर करके हाँ, उसके शांत मन के रबर बैंड को इतनी जोर से छोड़ा है कि उसकी आत्मा पर गहरी चोट लगी है। बिल्कुल सही। पम्मी ने सिर्फ रबर बैंड छोड़ा नहीं है, बल्कि उसने उस रात ये साबित कर दिया कि वासना को नकारने का उसका सारा बौद्धिक नाटक कितना खोखला था। वो असल में चंदर को आजमाना चाहती थी ना। हाँ, पम्मी असल में ये देखना चाहती थी कि क्या चंदर की पवित्रता सच में अटूट है या वो भी एक आम पुरुष की तरह किसी कमजोर पल में पिघल सकता है। और चंदर पिघल गया। और जब चंदर पिघला तो पम्मी को एक अजीब सी जीत का एहसास हुआ। लेकिन चंदर के लिए ये इतना भयानक इसलिए था क्योंकि उस दिन उसे अपनी खुद की सच्चाई का सामना करना पड़ा कि वो कोई देवता नहीं है। बिल्कुल, चंदर की पवित्रता कोई ठोस ढाल नहीं थी, वो महज एक कांच की दीवार थी। पम्मी ने उस कांच की दीवार पर पत्थर मारा और उसमें दरार डाल दी। और ये सपने उसी दरार का नतीजा हैं। हाँ, सुधा का जंजीरों में बंधा दिखना कोई साधारण सपना नहीं है। ये चंदर के अपने गहरे अपराध बोध का प्रतीक है। गिल्ट है ये। बिल्कुल, चंदर को खुद को देवता समझने की आदत पड़ चुकी थी और अब उसे लग रहा है कि उसके अंदर जगी इस क्षणिक वासना ने सुधा के प्रति उसकी निष्ठा को, उसके उस पवित्र और निस्वार्थ रिश्ते को दूषित कर दिया है। तो एक तरफ चंदर रात भर अपनी ही भावनाओं के इस तूफान से, अपने इसी अपराध बोध से लड़ता रहता है और फिर अगली सुबह वो सुधा के घर जाता है। हाँ, एक तरह की मानसिक शांति की तलाश में वो सीधा सुधा के घर पहुंचता है। और यहाँ का जो दृश्य है ना, वो झील के किनारे वाली उस घुटन और कार के अंदर की उस वैचारिक बेचैनी से बिल्कुल उलट है। ये घर का वो माहौल है जहाँ कोई बनावट नहीं है, कोई दार्शनिक मुखौटा नहीं है, एकदम शांत और सामान्य। हाँ, सुधा के घर में सब कुछ एक ठहराव लिए हुए है। सुबह की धूप है, डॉक्टर शुक्ला शांति से पूजा कर रहे हैं और सुधा की बाप भिंती आराम से बैठकर तरकारी काट रही है। एक आम सुबह। ये घरेलू दृश्य, ये साधारण सी दिनचर्या चंदर के भटकते और बेचैन मन के सामने एक मजबूत लंगर की तरह काम करती है। उसे शांत करती है। चंदर बिना कोई भूमिका बांधे सीधा सुधा के पैरों के पास जाकर बैठ जाता। वो एक अपराधी की तरह बीती रात का एक एक पल, पम्मी की कही सारी दार्शनिक बातें, झील के किनारे की वो घटना, अपना अपराध बोध, हाँ, सब कुछ हाँ, सब कुछ सुधा के सामने उगल देता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये देखना है कि इन सब पर सुधा की प्रतिक्रिया क्या होती है। सुधा बहुत ही गंभीरता से ये सब सुनती है, उसके मुंह में पेंसिल दबी है। हाँ। वो सब सुनकर स्थिति का विश्लेषण करती है और फिर वो क्या कहती है? वो चंदर पर एक बहुत ही परिपक्व लेकिन तीखा तंज कसती है। अच्छा। वो कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? पम्मी ने तो आखिरकार दूरी बनाए रखी ना, जो कि तुम्हारी पवित्रता के हिसाब से एक अच्छी बात है। बहुत चालाकी से पूछा। हाँ, वो पूछती है तो क्या तुम इसलिए उदास हो क्योंकि उसने दूरी बनाए रखी? इस एक वाक्य के साथ सुधा सीधा चंदर की उस दबी हुई इच्छा पर वार करती है कि कहीं ना कहीं चंदर खुद चाहता था कि वे सीमाएं टूटे, कि पम्मी उसे दूर ना धकेले। बिल्कुल। यही सुधा के चरित्र की सबसे बड़ी और अद्भुत ताकत है। वो बिना किसी भारी भरकम दार्शनिक शब्दों का इस्तेमाल किए मानवीय भावनाओं और कमजोरियों को कितनी सरलता से समझ लेती है, एकदम गहराई से। पम्मी ने दुनिया देखी है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर दर्शन बघाड़ती है, लेकिन वो खुद उलझी हुई है। और सुधा
जबकि सुधा जो घर की चार दीवारी में है, वो चंदर के भीतर छिपे पुरुष अहंकार को पल भर में भांप लेती है। वो समझ जाती है कि असली दिक्कत क्या है। हाँ, वो जानती है कि चंदर की असली परेशानी इस बात की नहीं है कि पम्मी ने उसके नियमों को तोड़ा या उसे छुआ, बल्कि चंदर के अहंकार को इस बात से ठेस पहुंची है कि पम्मी ने उसे छूकर अधूरा छोड़ दिया, उसे नकार दिया। क्या बात है। और इस पूरी उथल-पुथल के बाद जो समाधान आता है ना, वो बहुत भावुक करने वाला है। क्या होता है? चंदर पूरी तरह से हार मानकर कहता है कि सुधा उसकी जिंदगी में विश्वास की चट्टान है। बाहर चाहे जितने भी प्रलय आए, जितनी भी आंधियां चलें, सुधा के सहारे वो कभी डूब नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने। और सुधा बिना किसी शिकायत के उसके इस विश्वास को स्वीकार करती है। वो चंदर के हाथ को अपने होठों तक ले जाती है, उसे चूमती है और एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहती है। क्या कहती है? वो कहती है, क्या तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया? छुमंतर। ओहो! और इसके बाद चंदर एकदम शांत हो जाता है, जैसे किसी ने सच में कोई जादू कर दिया हो। और वो तय करता है कि वो अगले 1 महीने तक सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी थीसिस पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साथ ही एक बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक समाधान है। सुधा जानती है कि चंद्र इस वक्त अपने ही नजरिए में गिर चुका है। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया है। अगर हम इन दोनों महिलाओं की उम्र और परिपक्वता की तुलना करें ना, तो ये स्थिति बहुत हैरान करने वाली है। बिल्कुल। एक तरफ पम्मी है, वो उम्र में बड़ी है, शादीशुदा है, उसने दुनिया देखी है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई है। वो अपने बचाव के लिए अजीबोगरीब नियम बनाती है और दूसरों को भी उसी जाल में फंसाती है। और दूसरी तरफ सुधा है, उसे सब एक अल्हड़ बच्ची मानते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुलझी हुई है। ऐसा लगता है जैसे सुधा ही इस पूरी कहानी की असली मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है। इसमें कोई शक नहीं है। पम्मी अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए किताबों, तर्कों और दूसरों पर नियंत्रण का सहारा लेती है, लेकिन अंततः वो खुद ही उस जाले में और उलझ जाती है। और सुधा किसी किताब का सहारा नहीं लेती। नहीं, वो अपनी सहज वृत्ति और गहरी समझ का इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि चंदर को इस वक्त किसी उपदेश की या किसी दर्शन की नहीं, बल्कि इस गहरे आश्वासन की जरूरत है कि वो अभी भी पवित्र है, कि उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और वो पहले जैसा ही देवता है। सुधा का वो हाथ चूमकर छू मंतर करना कोई अंधविश्वास या जादू नहीं था। वो असल में चंदर के अपराधबोध का सबसे सटीक और असरदार मनोवैज्ञानिक इलाज था। उसने चंदर को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौटा दिया। बिल्कुल यही किया उसने। तो इस गहराई भरे विश्लेषण के अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा के तारों को समेटें, तो हमें मानव स्वभाव की 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। हाँ, एक पम्मी की और एक सुधा की। हाँ, एक तरफ पम्मी की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां वासना, विवाह और हमदर्दी को लेकर इतनी उलझने हैं कि इंसान अपने ही बनाए हुए कृत्रिम नियमों और सीमाओं के जाल में फंसकर घुटने लगता है। और दूसरी तरफ सुधा की दुनिया है, जहां भावनाओं को लेकर कोई दिखावा नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, बल्कि एक ऐसी सहजता है जो चंदर जैसे बेचैन और भटकते हुए मन के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह का काम करती है। और ये कहानी दशकों पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कैसे? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक जीवन के रिश्तों में भी हम अक्सर कितने भ्रमित रहते हैं। हम बौद्धिक आकर्षण और शारीरिक खिंचाव के बीच की रेखा खींचने में आज भी उलझ जाते हैं। हाँ, ये तो आज के दौर की भी सच्चाई है। कितनी ही बार हम भी जाने अनजाने पम्मी की तरह व्यवहार करते हैं, अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं को, अपने डर को छिपाने के लिए बड़े बड़े उसूलों का नाम दे देते हैं, ताकि दुनिया या हम खुद अपने आप को जज ना कर सकें। ये सच में एक आईना दिखाने वाली बात है कि कैसे इंसान सबसे ज्यादा झूठ किसी और से नहीं बल्कि खुद से बोलता है। बिल्कुल। और जब कोई सुधा जैसा व्यक्ति उस झूठ के कांच को तोड़ता है, तो सच्चाई कितनी आसान लगने लगती है। हाँ, एकदम सरल हो जाती हैं चीजें। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात है जो मेरे दिमाग में गहराई से अटक गई है। एक ऐसा विचार जिस पर शायद लंबे समय तक सोचा जा सकता है। अरे वो क्या बात है? देखिए, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सुधा ने चंदर के मन को शांत करने के लिए, उसके अपराध बोध को मिटाने के लिए उसके हाथ को चूमा और कहा कि पम्मी का जहर उतर गया। हाँ, ये तो उसने किया। ऊपरी तौर पर यह सब बहुत सहज, निस्वार्थ और विश्वास से भरा हुआ लगता है, लेकिन जरा और गहराई में जाकर सोचिए। सोच रही हूँ। अगर सुधा को सच में चंदर की पवित्रता पर इतना ही अटल विश्वास था, अगर उसे अपनी चट्टान जैसी अहमियत पर पूरा भरोसा था, तो उसे उस काल्पनिक जहर को उतारने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई?
ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या सुधा के इस अचूक शांत और अटल विश्वास के भीतर भी कहीं बहुत गहराई में चंदर को किसी और के हाथों खो देने का एक बेहद बारीक और छिपा हुआ डर मौजूद था? एक ऐसा डर जिसे उसने अपने छू मंतर के पीछे बड़ी खूबसूरती से छिपा लिया। बिल्कुल। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन मानव मन की इन्हीं अनसुलझी परतों में तो असली कहानियां बसती हैं। सही कहा आपने। इसी विचार के साथ आज के इस सफर को यही विराम देते हैं। सोचिएगा जरूर।